साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। पाक आतंकियों के खात्मे का फाइनल काउंटडाउन शुरू। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। खौफजदा पाकिस्तान जमा कर रहा है बड़े हथियार। चीन तुर्की के सैनिक विमानों की सबसे बड़ी उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, वॉर, वार्निंग और वर्चस्व। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तारीख तय। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, क्या आपको भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की आहट आ रही है? पाकिस्तान में चीन और तुर्की की बढ़ती सैन्य हलचल क्या किसी बड़े खतरे की तैयारी है? एक तरफ पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है, दूसरी तरफ चीन और तुर्की का साथ उसे मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस पूरे खेल को सिर्फ देख रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, भारत की आतंक के खिलाफ नीति नहीं। पाकिस्तान ने अगर फिर आतंक का खेल खेला तो क्या भारत का जवाब सिंदूर 2 होगा? क्या इस बार निशाना सिर्फ आतंक के ठिकाने होंगे या पाकिस्तान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सीधा प्रहार होगा? चीन की मदद, तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान की नई सैन्य तैयारियां, क्या ये आने वाले टकराव का संकेत हैं? सवाल सीधा है कि क्या पाकिस्तान फिर गलती करने जा रहा है और क्या भारत ने सिंदूर 2 के लिए कमर कस ली है? क्या भारत अगले 30 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कर सकता है? लेकिन सबसे पहले एक बड़ी भविष्यवाणी सुनाते हैं। क्या भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर सकता है? आचार्य चंद्रमणि शुक्ल को सुनिए, जाने माने एस्ट्रोलॉजर। ग्रहों की स्थिति ऐसी बता रही है कि बृहस्पति मंगल एक साथ आ रहे हैं, जिसमें सितंबर अक्टूबर में पुनः ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो चलिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जरा राजनाथ सिंह साहब, जो कि रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान सुनिएगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो दर्शकों, सरहद बाउंडेशन नहीं है, मिशन अहम है। देश का सवाल आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, सवाल नंबर 1, क्या बलूचिस्तान में पाक की पकड़ ढीली पड़ रही है? जी हां, क्या आतंक के खिलाफ भारत की नीति अब जवाब नहीं एक बड़ा प्रहार बनने जा रही है? जी हां, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या पाकिस्तान को भारत की अगली कार्रवाई का डर सता रहा है, जिसकी वजह से अब वो चीन और तुर्की से हथियार इंपोर्ट कर रहा है बहुत तेजी से? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, बहुत क्रूशियल, क्या सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रेड लाइन तब्दील कर दी है? क्या आने वाले वक्त में अब जो हमला है और मुखर, भीषण और भयानक होगा पाकिस्तान पर?
सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल। जी हां, सवाल नंबर 4, चीन के हथियारों के बावजूद पाकिस्तान क्यों पिछड़ा? क्या चीन के काम चला हुआ हथियार उसकी मदद नहीं कर पा? चाइनीज माल थे, खराब तो होना ही। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल। क्या भारत अब आतंक के जवाब में सीमा की परवाह नहीं करेगा? इन सवालों पर चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ दर्शकों। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की आहट होने जा रही है, यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, समझिएगा। और स्क्रीन पर मेरे पीछे वो कंटेंट पे आपको दिखाने जा रहा हूं जो ये बताएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया। जी हां, खबर नंबर 1, भारत कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी। ये बड़ा सवाल है और ये क्यों लग रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले 1 घंटे लगातार। खबर नंबर 2, आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन मोड अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, यानी आतंकवादी दिखे तो मार के गिरा देंगे। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान को फिर मिल सकता है कड़ा संदेश, कड़ा जवाब और कड़ा प्रहार भी। खबर नंबर 4 जो आपको जाननी और समझनी चाहिए, पाक आतंक के ठिकाने भारत के निशाने पर हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर किस तरह से आतंकी पहुंचे और हम वहां पर अटैक करें। जी हां, हर एक चीज ट्रैक कर रहा भारत। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, क्या इस बार जवाब और कड़ा होने जा रहा है? खबर नंबर 5, क्या इस बार और कड़े तरीके से भारत जवाब देगा? जी हां, अगली खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, सीमा पार आतंक पर भारत की जो नई रणनीति बन रही दर्शकों, क्या वो पहले से ज्यादा घातक, विध्वंसक और भीषण होने जा रही है? खबर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत की नजर है। टर्की और चाइना से बार बार सैन्य विमान उड़कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड कर रहे हैं। वजह क्या है? खबर नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, क्या फिर दिखेगा भारत का जीरो टॉलरेंस मॉडल? जी हां, बहुत अहम सवाल, ये पैनल से मैं पूछूंगा। लेकिन आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों का एक मैप लेकर आया हूं दर्शकों, वो मैप मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप समझिएगा कि आखिरकार वो कौन कौन से इलाके थे जहां हमला हुआ। और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हमला हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पीओके का इलाका है, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, ये तमाम वो इलाके थे जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था दर्शकों। तो इस दौरान वहां पर एयर स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने, राफेल के जरिए, और भी हमारे फाइटर जेट्स ने वहां पर स्ट्राइक की थी और इन जगहों पर आतंकी लॉन्चिंग पैड से बड़ी तादाद में आतंकियों को धूल चटा दिया, मिट्टी में मिला दिया, 72 हुरों से वास्ता करने के लिए भेज दिया। फिर से भारत तैयार है, फिर से हमला हो सकता है। चलिए, खबर क्या है ये मैंने आपको बता दिया, अब पूरी फैक्ट पर आते हैं। जी हां, फैक्ट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, वेपन नंबर 1 जिसका इस्तेमाल भारत ने किया था दर्शकों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। राफेल फाइटर जेट के जरिए हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया था। जी हां, इसके अलावा वेपन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। इसका इस्तेमाल भारत ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ दर्शकों। जी हां, वेपन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम के जरिए हमला किया गया था और यह हमला भी बहुत खतरनाक था, बहुत नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान का नैरेटिव तो कुछ और। वेपन नंबर 4 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसने भयंकर तबाही मचाई थी मित्रों, और इसी के डर से पाकिस्तान अब बहुत तेजी से चाइनीज रॉकेट्स और असेंबलीज को इंपोर्ट कर रहा है। वेपन नंबर 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको कैसे कोई भूल सकता है? पाकिस्तान के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को मारकर गिराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। वेपन नंबर 6 आकाश तीर सिस्टम, जी हां, ये मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ एक के बाद एक कई रॉकेट फायर करने में सक्षम है, इंटरसेप्टर भी है और हवा में आने वाले हर खतरे को मारकर गिरा देता है। वेपन नंबर 7 पिचोरा और ओसेक एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिनका इस्तेमाल भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने किया था पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम हमलों को निष्क्रिय करने के लिए। वेपन नंबर 8 स्वदेशी ड्रोन का भी इस्तेमाल हमने किया था। उन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो पाकिस्तान की ओर से उड़ के आ रहे थे, उनको हमने अपने ड्रोन से मार गिराया। जी हां, लोइटरिंग एमिनेशंस की बात करें, म्यूनिशंस की बात करें, तो इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हमने किया था पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम हवाई हमलों को खत्म करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। जी हां,
आपने देख लिया कि कौन कौन से हथियार भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स ने। लेकिन पाकिस्तान में चीन तुर्की की हलचल क्यों बढ़ गई है? खबर क्या है? फैक्ट नंबर 1, 60 घंटे में कई सैन्य उड़ानें वहां से बार बार क्यों उड़ कर आ रही हैं? क्यों टर्की और चाइना से सैन्य विमानों की आवाजाही बढ़ गई है पिछले 60 घंटों में? फैक्ट नंबर 2, क्या पाकिस्तान को हथियारों की खेप की जरूरत पड़ गई है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के डर से अब वो हथियारों को जमा करने में लगा हुआ है? जी हाँ, फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ड्रोन मिसाइल की सप्लाई का शक हो रहा है भारत को कि ड्रोन्स भी आ रहे हैं टर्की से, चाइना से रॉकेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आर्म्स, एम्युनिशन और असेंबली जो वहां पर जरूरत है वो सब पहुंच रही है। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या मजबूत हो रही है पाक एयर डिफेंस? ये बड़े सवाल हैं दर्शकों, ये फैक्ट्स भी हैं, इन पर चर्चा आप करेंगे। और अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, फैक्ट नंबर 5, चीन क्यों बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ हथियारों की खेप का काम? इसके पीछे की वजह क्या है वो भी समझने की जरूरत है। हालांकि ब्रिक्स समिट में जिनपिंग साहब भारत आ रहे हैं और सितंबर में ही वो अमेरिका के दौरे पर भी रहेंगे। फैक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। तुर्की से पाकिस्तान को क्या मदद मिल रही है? क्या वो टर्किश ड्रोन्स मंगाए जा रहे हैं? कामकाजी ड्रोन्स मंगा रहा है पाकिस्तान क्योंकि उसको डर सता रहा है कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर सकता है। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्या भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी में मुफ्तला है, शामिल है पाकिस्तान? फैक्ट नंबर 8 आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या सिंदूर 2 की आहट पाकिस्तान को भी हो रही है? मुझे तो हो रही है, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। फैक्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या सिंदूर 2 के डर से चाइना से और टर्की से बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और हथियार जमा कर रहा है पाकिस्तान? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में पाकिस्तान की हालत क्या हुई थी आप सबको पता है, दुनिया ने देखा था। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान की नई जंग की तैयारी, क्या इसे कह सकते हैं? बार बार ये जो एयर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है टर्की और चाइना से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में, उसके पीछे की वजह क्या है? फैक्ट नंबर 10, भारत के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं और पाकिस्तान की भी हथियारों की खेप या युद्ध की तैयारी, ये क्या है? फैक्ट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, अब हथियारों की जो खेप जमा हो रही है वो युद्ध की तैयारी है, क्या एक सामान्य प्रक्रिया जो नॉर्मल देश करते हैं कि वो आर्म्स एम्युनिशन को इकट्ठा करते हैं? दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके जरिए इस चर्चा में हम इन तमाम मसलों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे साथ गेस्ट होंगे। जी हाँ, स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी का, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय हिंद। इसके अलावा निपुण आलम बयान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है निपुण जी। दिगंबर इस्लामपुरे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, न्यूयॉर्क से लाइव है, अमेरिकी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर हसन फारूक साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत हसन साहब स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारी डिबेट के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो सूचना हमें मिल रही है पिछले 60 घंटों में टर्की और पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर जो सैन्य विमान है वो पाकिस्तानी जो हवाई क्षेत्र है उसमें देखे गए हैं, और शक ये है कि टर्की से बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स वहां पर आ रहे हैं, चाइना भी बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशन पाकिस्तान को भेज रहा है। क्या पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत करीब है? नमस्कार, जय हिंद अमित जी। देखिए, पाकिस्तान को ये डर तो हमेशा सताएगा, स्पेशली जब आपने वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। और एक बहुत ज्यादा उनके अंदर एक और बात है कि भाई ख्वातीन भी आई थी हम पे हमला करने के लिए। तो देखिए, जहां तक तुर्की की बात है तो इनका समझौता तुर्की के साथ में है, और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया था उस समय बहुत सारे टेक्नीशियन तुर्की के थे जो इस ऑपरेशन के दौरान जिनको चोटें आई थी या जिनकी मौत भी हुई थी, क्योंकि ड्रोन्स वही ऑपरेट कर रहे थे। और पाकिस्तान ने इनको अभी हॉवित्जर दिए हैं 155 mm, लगभग 250 के करीब। तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपनी तरफ से अपनी डिफेंस और अपनी ऑफेंसिव जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन भारत पे हमला करने की बजाय एक और चीज इनको जो परेशान कर रही है कि इनके भीतर जो आंतरिक विद्रोह जिस तरीके से चल रहा है, इन्होंने बलूचिस्तान में भी देखिए जहाज भेज के वहां पर हमले किए थे। कोई भी देश होता है वो अपने लोगों पर कभी भी जेट से हमला नहीं करता है, वो हमेशा दुश्मन देश में किया जाता है। तो वहां पर भी इनकी तैयारी चल रही है। इनको वाकई अपने देश को भी काबू में रखने के लिए हथियार और असलों की आवश्यकता पड़ रही है। जहां तक बॉर्डर की बात है तो देखिए, भारत ने जिस तरीके से अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था
वो भी काबिले तारीफ है। और हम बहुत सारे हथियार हैं, ब्रह्मोस हैं, वो बाहर तक दे रहे हैं। ब्रह्मोस तो हमने इनको फ्री डिलीवरी दी थी, इनके यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स है, तो हमारी तरफ से इनको फ्री डिलीवरी हमेशा दी जाती रही है और आगे भी देते रहेंगे अगर कोई हिमाकत होती है। लेकिन यस, ये खबरें बिल्कुल ठीक है कि तुर्की की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ, सॉरी, चाइना की तरफ से उनको हथियार दिए जा रहे हैं। देखिए, चाइना किसी के साथ भी एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता है, तो उसको अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए जो बेस्ट मिलता है वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान को अपने हथियार देता है और फिर वहां पे वो टेस्टिंग होती है। तो बेसिकली उसकी जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो भी पाकिस्तान की फौज ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में रहती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए चाइना भी अपनी चीजों को इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि सीपैक उसका खटाई में पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के लोग उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग, बट डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी तैयारी न सिर्फ कश्मीर में कर रहा है, बल्कि सर क्रीक में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है। और ये जब युद्ध होता है तो उस समय सीमाएं सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहती हैं, फिर बाकी जो हिस्से हैं उनको भी देखा जाता है। तो हमारी नौसेना, वायुसेना और जो आर्मी है वो भी इसीलिए ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करती रहती है, ताकि जरूरत आने पर बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशंस किए जा सकें। जी अमित जी। बिल्कुल, मैम आप साथ रहिएगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर हसन के पास जाता हूँ, फिर बाकी पैनल के पास मैं जाऊँगा। हसन साहब, पिछले 60 घंटों में एयरफोर्स की बहुत आमद देखी गई है, टर्की से भी और चाइना से भी, और पीओके की हालत बहुत ख़राब है। इसके अलावा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप पाकिस्तानी सरकार और सेना के ख़िलाफ़ लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आया कि कश्मीर भारत का बहुत अभिन्न हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में थोड़ी हलचल तो बढ़ी है। क्या पाकिस्तान में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ गई हैं या जो हलचल बढ़ रही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या डर, क्या आहट आपको भी लग रही है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, और मैं आपको ये कैटेगोरिकली ये बात बता रहा हूँ कि आप इस वक्त किसी भी चैनल को ट्यून कर दीजिए पाकिस्तान का, अगर इंडिया में अलाउ है तो उसको चेक कीजिएगा कि क्या उसके ऊपर इस तरह का वॉर हिस्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है जिस तरह आपके चैनल्स पे है। आप तो ऐसे बुलेट्स डाल डाल के ये कर रहे हैं कि जी हम ऑप्शन नंबर फलाना ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है, और आप एक पूरी कैटलॉग दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन हुआ है, आप कश्मीर के इलेक्शन को देख लीजिएगा, क्या किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कश्मीर के अंदर इंडिया के खिलाफ कोई बात की है? मुझे हैरत होती है कि आपका मीडिया, और ये मैडम ने बड़ा जो है ना, आप जो आपकी गेस्ट हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि जी, और आप भी ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फलानी उसके एयरफोर्स के जो है ना वो आ रहे हैं, जेट्स आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ये सीक्रेट मोड पे जाते हैं। तो आप अगर इतना ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में जानकारी है, आपको नॉलेज है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा जेट लैंड कर रहा है और कौन सा जेट यहाँ से फ्लाई कर रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर तो आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन में क्यों हैं? आपको रिलैक्स होना चाहिए। आप पाकिस्तान से क्यों डर रहे हैं? और दूसरी चीज ये है कि मेरे जो कुलीग गेस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान से डरने की वजह ही नहीं हमारे पास, हम पाकिस्तान से क्यों डरेंगे? तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर, आप मत डरिए हमसे। वी आर ए पीसफुल नेशन। कोई जरूरत ही नहीं डरने की सर, नहीं क्यों डरेंगे? हमें तो हंसी आती है जब आप क्या के लोग कहते हैं कि पानी रोक दिया तो हाथ काट देंगे, पानी रोक दिया तो रॉकेट मार देंगे। हमारे लिए जोक का विषय है। हम चाय पर चर्चा करते तो हंसते हैं कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम रॉकेट चला देंगे अगर आपने ऑपरेशन, अगर हमारा पानी रोक दिया, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, हम आपके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। हम तो हंसते हैं इन बातों पर। अच्छा ठीक है, मैं किसी पॉलिटिशियन के उसको बयान को ना सेकंड करूंगा ना मैं उसको रद्द करूंगा, ठीक है? मैं चूंकि एक इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट हूं तो आई विल टॉक इन द इंटरनेशनल अफेयर्स मैनर। मैं उस तरह बात करूंगा आपसे। अच्छा, आपने कहा कि जी हमारे पास इतने फाइटर जेट्स और वो, मेरा ख्याल है आपके जो टीजेस है उसकी कहानी तो आप अपने एयरफोर्स के चीफ से सुन लीजिए ना यार, आप क्यों परेशान है? मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा वो आपको बेहतर बता देंगे कि हाल टीजेस का क्या हाल है। और एक चीज मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि जी जो चाइना का जो वेपन है, पाकिस्तान इज द टेस्टिंग बैटल टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द चाइनीज जो है ना डिफेंस इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि आप जब भी पाकिस्तान को मौका प्रोवाइड करते हैं
पाकिस्तान चाइना का हो या अपना हो, अपना वेपन आपके खिलाफ बड़े एफिशिएंट तरीके से टेस्ट करता है। देखिए, आप S-400 की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, कहीं पे भी S-400 टारगेट नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और विंग कमांडर जो है ना, क्या नाम है, रिजवानुल हक है, जिसको हमने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक शानदार मेडल दिया है, जिसने आपके S-400 को टारगेट किया है। राफेल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा कि 20 तकरीबन 20 इयर्स की उसकी जो है ना वो है ऑपरेशनल हिस्ट्री है, मोर देन 20 इयर्स। आज दिन तक कोई फाइटर जेट वो टारगेट नहीं हुआ। ये क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान के पायलट्स को जाता है। डॉक्टर हसन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आप सुनिएगा, इंटरनेशनल मामलों के सुनिएगा, जानकार है, सुनिएगा, डिफेंस मामलों के जानकार let नहीं me है, complete, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान defense- चाइना का जो फेक नैरेटिव defense- ऑपरेशन defense- सिंदूर को लेकर और राफेल को लेकर Let दुनिया me भर में complete, please, चलाया let जा रहा me था, वो complete। किसी को पसंद नहीं आया और अच्छा, इसीलिए सुनिए चाइना ना, का एक मेरी भी complete फाइटर तो जेट करने नहीं बिका। अच्छा, इसीलिए देखिए, मेरी बात पाकिस्तान और सुनिए। चाइना मिलकर सुनिए, अपना सुनिए। कोई भी फाइटर जेट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सर- पाए। अमेरिका सर, से भी सुनिए गेस्ट तो मेरे सही। साथ बैठे हुए हैं, निपुण साहब आप भी मेरे सुनिएगा साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, तो आप डिफेंस आप मामलों के देखिए, जानकार तो देखिए, बिल्कुल एक नहीं लग रहे हैं। सेनेटी आपको मस्ट पता ही नहीं प्रिवेल। है फिर तो। आपने एक बंदे को इनवाइट किया है, उसको उसका पॉइंट ऑफ व्यू देने का बिल्कुल आप दीजिए, में- बिल्कुल दीजिए। आप उसको मौका दें, और मेरे ख्याल है थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है ना, आप, मुझे तो ये है कि आप एंकर है और आप कह रहे हैं कि आप डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं है, इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं। तो ये जो आप टर्की और पाकिस्तान और चाइना की सारी बात कर रही है, क्या है ये? इंटरनेशनल नहीं है है। क्या? जो डिफेंस वो है या डीएसएस जो है, इज इट नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स? आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और मोर देन 7 कंट्रीज के साथ हमारा J-17 थंडर का इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है। बाज तो हमारे ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं कि उनके एयरफोर्स फ्लीट में हमारा जो J-17 है वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट है। और देखिए, वो जो J-17 है वो हमारी थर्ड लाइन ऑफ जो है ना वो है, एरियल पावर है। हमारे तो वही आपके लिए काफी है मेरा ख्याल है। आपके जो है ना, कोई एक जहाज बता दे जो पाकिस्तान ने आज दिन तक शूट ना किया हो, कोई एक बता दे, एनीवन। चलिए, जब तक मैं चैलेंज है दूसरे मेरा गेस्ट आपको। पर जा रहा हूं, जी, प्लीज, डॉक्टर हसन, जब प्लीज। तक मैं अपने दूसरे पैनल पर जा रहा हूं, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिएगा कि पाकिस्तान को कितनी सारी जंगें भारत ने हराई हैं और कैसे आपके हजारों सैनिकों ने वहां पर अपने हथियार डाले थे, नतमस्तक होकर, दंडवत होकर, प्रणाम कर कर। थोड़ा इतिहास पढ़िएगा, मैं आपके पास दोबारा पहुंचूंगा, ठीक है? मेरे साथ निपुण आलम बयान साहब है। निपुण जी, देखिए, डॉक्टर हसन इंटरनेशनल मामलों के जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि राफेल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज मीडिया ने जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, वो नैरेटिव कहीं दुनिया में चल नहीं पाया। राफेल को लेकर और अपना फाइटर जेट जो बेचना चाहते थे पाकिस्तान और चाइना मिलकर, किसी ने पूछा नहीं। नेगोशिएशन तो हर चीज को लेकर चलती है। नेगोशिएशन का मतलब ये थोड़ी कि डील डन है। निपुण साहब, मैं आता हूँ डॉक्टर ट्रंप से पूछ ले, आता हूँ डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप से पूछ ले। आता हूँ। जी जी। देखिए, अभी जो हमारे जनाब हैं पाकिस्तान से जो बैठे हैं, और हमारी हिमांशी बहन ने जो कहा उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, टिप्पणी कहाँ की कर रहे थे कि कौन सा शूट किया गया, शूट किया। मुझे तो डिफेंस एक्सपर्ट लग रहे थे, जैसे डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहा हो, उनको सारी डिटेल पता हो। चलिए, छोड़िए उस बात को, छोड़िए। और देखिए, पाकिस्तान की ओर से हमेशा एक बात आती है तारीख के हवाले से, और तारीख ये गवाह करती है कि 1971 में हमारी ही सेनाओं ने इनके टुकड़े किए थे 2। और अभी जिस प्रकार की इनकी स्थिति हो रही है अंदर खाने, आप सोचिए, बलूचिस्तान टूटने के कगार पर है, अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा भी अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। पीओके हमारा है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें मिलने वाला है। तो ये स्थिति है, और पता नहीं किस प्रकार के दावे। दूसरी बड़ी बात क्या, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान को अभी जो पूरा हम देखते हैं, टर्की का, सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, मैं अगर उसका ठीक से एनालिसिस करूं तो उसका एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की सेना जो 6 लाख के साइज की है, उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है। अगर मैं पूरा डिफेंस का इनका देखता हूं, जिस प्रकार से इनकी इकोनॉमी है, खाने तक को लाले पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में कई कंट्रीज के साथ में डिफेंस पैक्ट कर कर अपनी सेना को रेंट पे देने की स्थिति पे जा रहे हैं कि अपनी सेना को ये सऊदी की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी कोई मायने नहीं करती, पाकिस्तान अपनी सेना का इस्तेमाल करेगा सऊदी और टर्की के मंसूबों को पूरा करने के लिए। ये स्थिति पाकिस्तान की है। अभी पाकिस्तान ने अपना डिफेंस प्रोजेक्ट जो है 18% किया है, यानी कि पूरे के पूरे डिफेंस का 18%। आप सोचिए,
कोई भी कंट्री जिस प्रकार के इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा है और वो 18% अपना बजट करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि इनकी सेना की स्थिति क्या है या इनकी डिफेंस की स्थिति क्या है। या तो एक हाल है, एक सूरत हाल है कि आपकी बहुत बुरी शिकस्त हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उससे आपने सबक लिया है, आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके मंसूबे कुछ और है, आप भारत पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, मैं एक बात कहना चाहूंगा इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट भाई साहब हैं, कि 90 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 15 पार्ट्स में। उसकी मूल वजह क्या थी कि यूएसएसआर ने अमेरिका से अपना कंपटीशन करने के लिए डिफेंस सेक्टर में, अन्य और सेक्टर में अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया था, जबकि उनकी उतनी इनकम नहीं थी, उतनी आमदनी नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि यूएसएसआर के अंदर पूरा फ्रस्ट्रेशन फैला और पब्लिक ने विद्रोह किया, जिससे यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए। तो पाकिस्तान वही गलती मुझे लग रहा है दोहरा रहा है, जो गलती पहले यूएसएसआर ऑलरेडी कर चुका था। तो मुझे समझ में, मेरे को जो समझ में आती है बातें, और जो भी देश अपने इतिहास से सीखता नहीं है, सबक नहीं लेता है, तो मुझे लगता है कि इतिहास दोबारा से उनके साथ दोहराने वाला है। हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दाब लें कहाँ जमीन के अंदर, सोचे सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको कितना ज्यादा झटका दिया, उसी के अब तो परिणाम है कि अमेरिका, सऊदी, सब के पास घूमना शुरू कर दिया कि बहुत बुरी तरह हमारी पिटाई हुई है, मार लगाई है। अगर आप सब साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान तार तार हो जाएगा, पाकिस्तान बिगड़ जाएगा। ये तो फ्रस्ट्रेशन सो होती है, इसमें क्या कहने वाली बात है। हमने जो दो डोजर दिया इनको बढ़िया अच्छा खासा। जी जी बिल्कुल ठीक है। दिगंबर इस्लामपुरे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राफेल वगैरह को लेकर वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए। मैं ये चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप से इनको ये पूछना चाहिए था कि जिसको मक्खन लगा रहे थे, जिसके यहाँ डॉलर डिप्लोमेसी कर रहे थे, जिसके लिए मीडिएशन कर रहे थे, जिसने आपको निकाल कर मक्खी की तरफ फेंक दिया चाय से, उसके बाद जिनके राजदूत ने ये पब्लिकली कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, मुझे लगता है पाकिस्तान को जाकर पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जी हजूरी का ये सिला तो नहीं देना चाहिए था आपको। दिगंबर साहब। हाँ, नमस्ते अमित जी। सबसे पहले तो धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। मैंने सबको सुनाया, स्पेशली आपके पाकिस्तानी गेस्ट को। तो मुझे वो किसी चीज का एक्सपर्ट से कम और प्रोपेगेंडिस्ट ज्यादा सुनाई दे रहे थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। तो वो एक बात है। और सबसे बड़ी एक चीज मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऐसा कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं पे स्टेटमेंट नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर इज एंडेड। ऑपरेशन सिंदूर काइनेटिक एक्शन भले ही खत्म हुआ होगा, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस। ऐसा मेरे को, जहां तक मेरी जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूएशन है। ये कभी थाम भी नहीं है कभी ऐसा, लेकिन वो पॉज नहीं है इस पे, और वो डिफरेंट डोमेन्स में ये चल रहा है। और दूसरी बात है, जैसे ये लोग पाकिस्तान की कई सारी चीजों की मान रहे हैं। जरा पूछ लीजिए ओसामा बिन लादेन को कहाँ से पाकिस्तान ने किस तरीके से उठा के मारा है, उस टाइम पे कौन से इनके परमिशन लिए थे, किस तरीके का इसको किया हुआ था। और पाकिस्तान को पूछ लीजिए कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को कभी ट्विटर पे पोस्ट करने का भी हक है कि नहीं, तो वो भी अभी एक्स में यूएस से ऐसा ड्राफ्ट करके आता है कि पोस्ट दिस। आपका टॉपिक क्या है? व्हाट इज योर सब्जेक्ट? बी ऑन द सब्जेक्ट। आपका टॉपिक क्या है? आप इधर की उधर मार रहे हैं। अलाउ हिम टू स्पीक, अलाउ हिम टू स्पीक। आपको डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन चाहिए था, वो वर्जन दिलवा रहे हैं आपको। डॉक्टर हसन, जो आप मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आप भी थोड़ा पेशेंस रखें, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर हसन, हैव सम पेशेंस। लिसन टू माय गेस्ट, लिसन टू माय गेस्ट। हसन साहब, लिसन टू माय गेस्ट को बोलिए कि जब वो जिस तरीके से ज्यादा, लेकिन वो पोलाइट होके बता रहे थे कि मेरे को सुनना चाहिए, आपको भी हिम्मत रखनी चाहिए जब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। थोड़ा आपका ही लॉजिक दे रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टर्म में क्या बोले थे उसको भी याद दिलाता हूँ। उन्होंने बोला था पूरा जो पाकिस्तान की जो एंटायर मनी जो मिलती है वो पूरा पैसे खा के अमेरिका को ही उन्होंने नुकसान किया, क्योंकि जिस तरीके के ओसामा बिन लादेन को उन्होंने छुपाया उनके नजरिए से। और ये सारे स्टेटमेंट है, इसके बावजूद पाकिस्तान को जब चाहे मन मर्जी डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहे हैं।
उसके अलावा आपको क्या है? वो चाहे तो आप बोलेंगे तो आज पीस टाक है, आज पीस टाक है, अब पीस टाक पे साइन करने हैं तो साइन कर दिए, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। वो जब तक इंक भी ड्राई नहीं होता उसका ये खत्म हो जाती है। और मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर का ही बयान सुनाता हूँ। उन्होंने बोला है क्लियरली कि अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान एज ए टॉयलेट पेपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, कुछ तो वजह होगी कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए थोड़ा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के किसी एक बयान को उठा के उसको ज्यादा करके, और एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज पे वो बयान पे ही, जैसे इन्होंने बोला कि हमने कितने राफेल गिराया, ये गिराया, वो नंबर कभी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन 1 था, दूसरा दिन 2 था, उसके दिन 5 था, उसके दिन 10 था, उसके दिन 15 था, उसके दिन 20 था। तो ऐसे चीजों में आप कैसे बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान उठा के देख लीजिए। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये हमेशा रहा है कि पाकिस्तान उनके एकमात्र ऐसा कंट्री है जो उनकी सुनती है और वो डिजायरेबल स्टेट में है। जैसे इकोनॉमिकली वीक है और डिक्टेटर है, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वीक है, जो जब चाहिए उनके फेवर में करते हैं। तो अमेरिका हमेशा ऐसे कंट्रीज को फेवर करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अभी ईरान में, उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अभी चाइना में, उससे पहले अफगानिस्तान में। ये सब सर्विसेज तो आप प्रोवाइड ही कर रहे थे। जिस तरीके से आपको जिस तरीके से पैसे मिल रहा था उसका सर्विसेज आप दे ही रहे थे। तो उससे ज्यादा कुछ, ट्रांजैक्शन से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से, और ये जो बयान है जो अभी जो अम्बेसडर से आया है, तो उनका बयान तो दुनिया को पहले से पता था। लेकिन अभी वो अच्छी बात है कि उन्होंने एम्बेसडर ने पब्लिकली बोल दिया। सर, सैल्यूट टू योर नॉलेज। हाँ, सैल्यूट सर। द प्रेसिडेंट इज डिसरिगार्डेड एंड द एम्बेसडर इज रिगार्डेड। सैल्यूट टू योर नॉलेज एंड योर विजडम। नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सैल्यूट टू योर विजडम। मैं आपको बोला ही नहीं है। दोनों आंसू से आपके विजडम को सैल्यूट करते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। हम भारत में आप पाकिस्तान की तरह जो भी अमेरिका से आते हैं ना, उनके ऊपर इतना साष्टांग नमस्कार नहीं करते। उनको उतनी तरह की इज्जत दी जाती है जितनी उनको लिया जाता है। सर, आपको लगता होगा कि जब जेडी वैंस आए, मार्को रूबियो आ रहे, तो हमारा देश बदल रहा है, तो हर 5 दिन में आपको प्रोपेगेंडा करना है। ऐसा तो होता नहीं है भारत में। सर, मैंने थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ी है, और उसमें मुझे ये नहीं पता चला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वीकर देन द अमेरिकन एम्बेसडर। मुझे आज पहली दफा पता चला। ये दिस इज माय टेक अवे सर, दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम योर शो। ये मेरा टेक अवे है। मेरा भी टेक अवे वही है कि ये मेरा टेक अवे। प्रोपेगेंडा के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के सर, तो इंडियन मीडिया क्यों उछल रहा है कि एम्बेसडर के बयान पे ना? आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। आप रेस्पॉन्ड किए इसलिए उठा रहे, आप देख लीजिए पाकिस्तान की पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आज डीमार्के दिए कि नहीं है? सर, आप यूएस चार्ज अफेयर को बुलाया कि नहीं? क्यों बुलाया? क्यों प्रोटेस्ट किया? फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर आप इम्पोर्टेंस आपको भी बुलाना चाहिए था ना। आपको भी बुलाना चाहिए था कि आपका प्रेसिडेंट आप पे क्यों ब्लेम कर रहा है। आपके जो है ना, आपके नरेंद्र मोदी जो है वो जब जफ्फियां डालते हैं ऐसे, जो है ना, वो जैसे वो बाज उड़ने के लिए, गेट उड़ने के लिए करता है। एक्सपर्ट है आप, यही एक्सपर्टीज है। आपको भी चाहिए था, आप भी उसके एम्बेसडर को बुलाते और उसको कहते हैं कि भाई आप हम पे क्यों वो कर रहे हो। और मुझे इस चीज का जवाब नहीं, अभी बताओ, आप मुझे ये बताएं, आप एम्बेसडर के स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस दिए। आप बोलना था डोनाल्ड ट्रंप, ये चैनल है ना, दिस इज प्रॉपर चैनल, ये ऑफिशियल। तो आप क्यों बुलाए फिर? आप इम्पोर्टेंस दिए कि नहीं दिए? तो बड़े भाई, आप मेरे को वो प्रॉपर चैनल है, वो प्रॉपर चैनल है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप यूज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बयान दिया है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उसको बुलाते और उसको कहते हैं कि भाई व्हाई इज योर प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो फिर आज के शब्द तो इंडियन मीडिया पे ये वॉर हिस्ट्री क्यों है? एक एम्बेसडर पे तो है। ठीक है डॉक्टर हसन, I'll come to you। कर्नल हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, अमेरिका का इतिहास, भूगोल दुनिया का हर मुल्क जानता है कि कितना मौका परस्त अमेरिका का, मतलब वो अमेरिका की गलती नहीं है, वो उनकी डॉक्ट्रिन है। और पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने पूरे इस कम्युनिकेशन में, इस मीडिएशन से निकाल कर फेंका, ये मुझे लगता है कि डॉक्टर हसन को पता होगा।
और इनके दुनिया भर के जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, बड़े बड़े नेताओं ने इंटरनेशनल टेलीविजन पर यह बात कबूली कि हम आतंकवाद को पालते हैं, परोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, हम फंड करते हैं। ये हमने बहुत सारे मुल्कों के लिए किया। ये इंटरनेशनल टेलीविजन पर कबूलनामा है इनके बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का। हालांकि वहां पर सेना सरकार चलाती है, बट बड़ा मसला यह है कि इस तरह से जो वो डिफेंड कर रहे हैं, सब चीज़ों को डिफेंड करके बता रहे हैं कि भाई दिगंबर साहब को भी वो मजाक का पात्र बना रहे हैं, और निपुण भाई जो बोल रहे थे उनके लिए भी इस तरह से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में, ऑपरेशन सिंदूर जब पहला फेज हुआ, जिस तरह से हवा खराब हुई पाकिस्तान की, और घुटनों पर झुक कर बोले कि भैया सीज फायर करा दो, नहीं तो सब खत्म और बर्बाद हो जाएगा, वो घटनाक्रम भी भूल गए, क्योंकि इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, डिफेंस की इनको जानकारी नहीं। तो मैं सोचा इनको बता दूं कि किस तरह से पाकिस्तान की डीजीएमओज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बस करिए, हो गया, समझ में आ गया आपकी ताकत, आपकी शक्ति, सामर्थ्य को हमने समझ लिया है, अब तो बख्श दीजिए, कुछ बचा ही नहीं मारने के लिए। तो सर आप बड़े Colonel Himanshi, I'll come to you, Dr. Hassan, I'll come to you, Dr. Hassan, I'll come to you. Allow lady to speak, allow lady to speak. This is not Pakistan, India. यहाँ पर सबको बोलने का हक है। यहाँ सेना नहीं चलाती देश, यहाँ पे पॉलिटिशियन देश चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स देश चलाते हैं, आर्मी सिर्फ सुरक्षा करती है देश की। हिमांशी जी, Dr. Hassan, I'll come to you, I'll give you chance to speak. I'll give you chance to speak. Have some patience. आपने मुझे सिखाया पेशेंस रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। Have some patience. हिमांशी जी, प्लीज गो अहेड। मैं पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर हसन की बात से मैं बिल्कुल वास्ता रखती हूँ। वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, उसका नमक खाते हैं, उसको डिफेंड करना इनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और वो वही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने पॉइंट दिए थे पहले मेरे वक्तव्य के बाद में, तो मैं उस पर आती हूँ। देखिए, इन्होंने कहा था कि भारत वॉर हिस्टीरिया करता है और हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनके यहाँ पे 16 तारीख को इमरान लियाकत भट्टी का बयान आता है कि हम बॉम्बे में जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। तो क्या ये इस तरह के बयान ठीक हैं? दूसरा, इनके जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 14 तारीख को जब अपने देश को संबोधित करते हैं, तो ये कहने की बजाय कि कितनी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कितने वहां पर पुल बनाएंगे, कितने विकास के काम करेंगे, वो क्या कहते हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत पे हमला कर देंगे अगर ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, इन्होंने कश्मीर इलेक्शंस की बात की थी, तो इनके यहाँ जिस तरीके से वहां पर खून बहा था, उसको देखते हुए थर्ड फेज के इलेक्शंस तो इन्होंने पोस्टपोन ही कर दिए। तो क्या शांतिपूर्ण इनके इलेक्शंस हो रहे थे? और जो इलेक्शंस हुए भी थे वो तो पूरे रिग्ड थे, क्योंकि उसमें जीत तो वही रहे थे ना जो सत्ता में बैठे हुए सेंटर में। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, और इसीलिए वहां पर इतना खून बह रहा था। पीटीआई ने आपके पूरे इलेक्शंस का बहिष्कार किया, जेएसी को आपने बैन कर दिया जो अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। तो कैसे वहां पे खून खराबा नहीं हो रहा है? और इन्हीं के देश के बाशिंदे जब भारतीय सेना अपना झंडा फहरा रही थी बॉर्डर पे, तो उन्होंने भारत की सेना की जय पुकारी, उन्होंने जय हिंद कहा है, उन्होंने वंदे मातरम कहा है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं जिनको पाकिस्तानी कहता है कि आजाद कश्मीर है, और ये केरन सेक्टर और पूरी जगह पे हुआ है। और देखिए, इसके अलावा जो ये बात कर रहे थे कि इनके यहाँ से हमारे यहाँ पर मिसाइलें आई थी, तो जो एक मिसाइल इनकी आई थी जो सिरसा में इंटरसेप्ट हुई थी, बराक 2, तो वो तो पहुंची ही नहीं डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे हथियारों को रखने से फायदा क्या है कि जिनकी आप नफरी गिनते रहिए, पैसा खर्च करते रहिए, लेकिन जाके टारगेट पे हिट ना करें। जब हमने अपनी मिसाइलें मारी थी तो मसूर अजहर भी रोया था, उसकी चिट्ठी आई थी कि मेरे 14 परिवार के जो लोग हैं वो मारे गए हैं और मैं क्यों नहीं मर गया उनके साथ में। तो हमने तो खून के आंसू रुलाए हैं जो पाकिस्तान में टेररिस्ट बैठे हुए हैं। और चलिए, ये सब फौज की बातें छोड़ भी दीजिए। अब मैं अगर करंट की बात करती हूँ, करंटली, तो जब हमने देखा है कि ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसमें इनके वरिष्ठ एक सांसद हैं असद कैसर, उनकी तरफ से एक संसद में सवाल पूछा गया है कि हम कैसा पाकिस्तान है कि जब यूएई पे हमले हो रहे थे तो हिंदुस्तानियों को और अमेरिकन को बाइज्जत रखा गया है, उनको कमरे दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कमरे से निकाल दिया गया। ये इनकी संसद में पूछा गया बयान है, वो मेरी तरफ से नहीं है, ये उसको गूगल भी कर सकते हैं। यानी कि जो भारतीय पासपोर्ट है उसकी इज्जत है, भारतीय गोला बारूद की इज्जत है, वो निशाने पे लगता है। अगर सरगेई गौर आते हैं तो वो जाके कह देते हैं कि हिंदुस्तान इंटीग्रल पार्ट है। तो जो इन्होंने अमेरिका को बेताल की तरह अपने सिर पे बिठाया हुआ है, वो किस लिए बिठाया हुआ है? सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रहा है। तो अब आप बताइए कि इस तरह से इतने लंबे समय तक जब वो इनको कहता है स्टैंड अप तो ये खड़े हो जाते हैं, बोलता है सिट डाउन तो बैठ जाते हैं। तो इन सबसे फायदा क्या हो रहा है? अल्टीमेटली जब भी युद्ध होता है तो भारत की तीनों सेनाएं मिलकर इनको धूल चटा देती हैं।
तो मुझे लगता है कि नए हथियार खरीदने से या जॉइंट वेंचर में पाकिस्तान जब चाइना के साथ में JF-17 बनाता है, वो बनाने से फायदा क्या हो रहा है? तो इसका ये जरा जवाब दें। जी मैं आपको जवाब दूं। डॉक्टर हसन, मैं जवाब दूं। जी मैं जवाब दूं। मैडम बहुत खूबसूरत बोलती है। सबसे पहले तो मुझे इनकी जो बोलने का अंदाज है, आई अप्रिशिएट मैडम दैट। और लेकिन ये है कि कनेक्ट नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप अपने जो है ना टॉपिक्स शेयर कर दिया करें अपने उसके साथ, गेस्ट्स के साथ। अच्छा जी, आपके ये जो साहब हैं, मैं आई डोंट नो जिनका ये जो ऐनक वाले हैं, मुझे क्योंकि मैं हिंदी में नाम नहीं पढ़ पा रहा। हाँ मैं तो उनका ये बता कह रहा रहे हूँ, हैं वो कि देश के सबसे बड़े स्टैटिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, निपुण जी। आलम बयान। अच्छा जी, निपुण साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की जो सेना है वो अब सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगी, जबकि मैडम कह रही है कि इनकी सेना फजूल है। तो मैं किसकी बात मानूं, फजूल वाले की, या जो कह रहा है कि सेना जो है ना सऊदी अरब इस्तेमाल करेगा पैसों के लिए? अच्छा मुझे ये बताएं कि पैसे दे के कोई बंदा फजूल किस्म की सेना लेता है? मतलब ऑनेस्टली मुझे ये, आप लोग पाकिस्तान के उसमें इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि जी आपको समझ नहीं आ रहा कि बोले क्या। मैं जो है ना वो सबकी बात मानूं कि जी पाकिस्तान पैसे लेके अपना फौज दे रहा है उसको। गलत सवाल अच्छा पूछ जी, लिया तो वो डॉक्टर stupid- हसन, आपने देखिए ना, एक जवाब सेकंड, एक मिलेगा, सेकंड, बहुत करारा अब आपको। अच्छा मेरे करारा जवाब देना चाहिए। अच्छा दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि मैडम ये फरमा रही है कि जी हमारा इलेक्शन जो है ना कश्मीर का रेक था, तो मेरा ख्याल है जो बिहार में इलेक्शन हुआ था तो वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग था। आपने 2.7 मिलियन लोगों को इलेक्शन से बाहर कर दिया, ठीक है, वो कितना शानदार इलेक्शन था, दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही है उसके ऊपर। अच्छा तीसरा आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा राफेल नहीं गिरा, तो मुझे बताएं कि ये जो डोजल्ट राफेल कंपनी के जो इंजीनियर्स थे वो इंडिया में क्या लेने आए थे? वो यही तो चेक करने आए थे कि, और उन्होंने आपको जो शटअप कॉल दी है कि जी आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। दिगंबर साहब आपके पास, ठीक है डॉक्टर हसन, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं चाह रहा हूँ जवाब ले लीजिए, मेरे पास 5-6 मिनट बचा है। आपका सवाल समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत जानकार है हमारे यहाँ के लोग, इशारा समझ जाते हैं। निपुण जी लास्ट बोलिए। मेरी आखिरी चीज ये है कि जी आप लोग ये फरमा रहे हैं कि जी ये जो वो है क्या कहते हैं, मैडम ये फरमा रही थी कि जी पाकिस्तान जो है ना यानी वॉर हिस्टीरिया में नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के किसी चैनल पे ये वाला काम हो रहा है जो आप कर रहे हैं? बताएं कोई एक चैनल मुझे पाकिस्तान क्यों बताएगा कि हमारी हवा खराब है? निपुण जी प्लीज गो अहेड। निपुण जी देखिए थोड़ी देखिए क्या है ना अमित भाई, ये आर्मी रूल वाले स्टेट के पत्रकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, इनको वाकई में जानकारी नहीं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसे बात की जाती है। ये उसी माइंडसेट से बात करते हैं जिस माइंडसेट से पाकिस्तान में बात होती है, पहली बात। और दूसरी बात, के सैनिकों को जब हम देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ पर होते हैं, जिन लोग प्राइवेट कंपनी में खड़े वो फिजूल के होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, शो पीस के लिए होते हैं। ये पाकिस्तान की सेना की स्थिति है। इनको पता ही नहीं कि सोल्जर नहीं खड़ा होता किराए पर। आज भी आप जाइए मक्का मदीना में, मक्का मदीना में सिक्योरिटी देने वाले सऊदी अरब के अंदर कौन से सैनिक ज्यादा हैं? इनसे पूछिए, पाकिस्तान के सैनिक ज्यादा हैं। क्या देंगे सऊदी अरेबिया को? सऊदी अरेबिया को केवल किराए के टट्टू यानी कि पाकिस्तान की सेना को पकड़ाएंगे। और इनकी कितनी बड़ी सेना है, अफगानिस्तान ने नाक में दम कर लिए नहीं, यही किराए के टट्टू आप अफगानिस्तान में देना चाह रहे थे नेटो के साथ, उन्होंने नहीं लिया आपसे किराए के टट्टू। आपने खुद कहा था ठीक है कि हम आपको किराए के टट्टू देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया आपसे। ये मानसिकता तुम लोगों की, आतंकवादी तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं क्या क्या नहीं है। तुम्हारे को टीटीपी तुम्हें रोक नहीं पा रहा, बलूचियों ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा। BLF एक बार सुनिए ध्यान से, BLA कैसा सुनकर मजा आया सुनकर? BLF TTP POK में क्या चल रहा है? आप सिक्योरिटी को आप उनको आर्म्स दे दीजिए, उनको पैसे दीजिएगा और इंशाल्लाह हम उनसे निपट लेंगे। तो करो, हम निपटेंगे उनसे। हमने पहले भी बलूचिस्तान ने घोषणा कर दिया कि हम सब निपटना जानते हैं, हमें अपने दुश्मनों के बारे में पता है और हम जानते हैं कि हम उनसे कैसे डील करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। एक बड़ी खबर आ रही, माफी चाहता हूं डॉक्टर हसन।